नमस्कार साथियों। देखिए, एक बेहतरीन पेपर और एक नए तरीके से एक पेपर करवाया जा रहा है आपको, जो आपके काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये 45 क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रश्न आपको रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैंने लगभग हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न लिए हैं इसमें, तो आप ध्यानपूर्वक करना। आपके हर टॉपिक का विश्लेषण यहाँ पर हो जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं होगा, ये भी हम आपसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। मित्र का विलोम बताना है आपको। तो मित्र जो शब्द है, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है सबसे पहले, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। 4 ऑप्शंस हैं: सखा, शत्रु, सैनिक, इत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मित्र और इसका विलोम तो क्या होगा, शत्रु ही होगा ना। बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनके अर्थ विपरीत हों, उल्टे हों, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। अब मित्र का विलोम शत्रु होगा। शत्रु शब्द का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है, दुश्मन से संबंधित है। मित्र शब्द का अर्थ होता है दोस्त, तो दोस्त दुश्मन बिल्कुल उल्टे हैं, एक दूसरे का बुरा ही चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए आप क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? अनियमित, भारतीय, आदर्श या पाठशाला। यौगिक शब्द नहीं है। देखो, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं ना, वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे एक शब्द मैं आपको दूं, पंकज। पंकज शब्द मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एक तो पंक शब्द है, एक जय है, दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है। कीचड़ और उत्पन्न होने वाला, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यौगिक शब्द नहीं है, तो अनियमित एक यौगिक शब्द ही है, भारतीय भी यौगिक शब्द है, आदर्श एक यौगिक शब्द नहीं है, पाठशाला भी एक यौगिक शब्द है। आदर्श शब्द में सार्थक शब्दों का मेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंबर भूतल का समास विग्रह क्या होता है? बता दीजिए, अंबर भूतल का समास विग्रह क्या होता है? अंबर के भूतल में अंबर और भूतल के समान, अंबर से भूतल तक। समास विग्रह पूछ रहा है, समास नहीं पूछ रहा है। तो देखो, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास का विग्रह किया जाता है, और वो समास विग्रह कहलाता है उसी को। तो अंबर भूतल का समास विग्रह क्या होने वाला है? अंबर और भूतल, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे समास भी कौन सा है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अंबर का अर्थ होता है आकाश, ठीक है, आकाश होता है, और भूतल जो है ना, इसका अर्थ होता है पाताल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? बता दीजिए, कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? बुद्धिमानी, बचाव, आवासीय या बर्बादी। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। बहुत बढ़िया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। देखो, जो शब्द पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो बाद में जुड़ करके परिवर्तन करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी शब्द के अर्थ में या फिर उसके रूप में या फिर नया शब्द बना देते हैं, इनको लगाने से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। अब आवासीय शब्द है ना, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। यहाँ पे आप कहेंगे सर उपसर्ग कौन सा है इसमें? इसमें आ तो है दोस्तों उपसर्ग, ठीक है, और ये क्या है इसमें? ये है इसके अंदर प्रत्यय। समझ में आ गया? चलो जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बता देना मुझे आप आंसर क्या होगा। बाढ़ के लिए एक समानार्थी का प्रयोग हुआ है, और वो बताइए कौन सा है? त्रासदी, अवरुद्ध, जोखिम और सैलाब। बाढ़, क्या आंसर होगा इसमें? बाढ़ के लिए एक समानार्थी का प्रयोग हुआ है, त्रासदी, अवरुद्ध, जोखिम और सैलाब। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा सैलाब, डी ऑप्शन, ठीक है ना। समानार्थी, समान अर्थ वाला, समानता जो होती है उसी के समान अर्थ उसका निकले। इसके अलावा जल प्रलय, जल प्रलय भी तो इसका समानार्थी है, जल प्लावन भी तो इसका समानार्थी है। समझ गए? चलिए, तो ये बाढ़ के और भी पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो मुझे आप बता दीजिए, गंभीरता शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या तो फिर विशेषण। गंभीरता शब्द, तो साथियों गंभीरता जो शब्द है
संज्ञा शब्द, गंभीरता एक संज्ञा शब्द है। देखो, जिस शब्द में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इन सब के नाम का बोध हो जाता है ना, वो संज्ञा कहलाते हैं। अब गंभीरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, क्योंकि परिणाम के भाव को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, जो शब्द शेष से भिन्न है ना, उसको आपको छांटना है। प्रथम, अव्वल, फर्स्ट और परीक्षा। यहाँ पे शायद आप सभी लोग आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3 में तो आपको इजीली दिख ही रहा होगा कि एक ही मतलब निकल रहा है इनका तो, और एक है जिसके आधार पर ये 3 का मतलब होता है। हाँ, तो देखो, प्रथम, अव्वल और फर्स्ट, इन सब का मतलब क्या है? तेजी से संबंधित है, तेज से संबंधित है। जबकि परीक्षा का अर्थ होता है जांच करना। क्या करना? जांच करना। ठीक है ना भाई? चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 8वें नंबर का प्रश्न है, बहुत निकट आना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तोता रटंत, पास आना, सर पर आना और अव्वल आना। बहुत निकट आना, तो क्या आंसर होगा इसमें बताइए। देखो, मुहावरे जो होते हैं ना, इनका एक भावार्थ निकाला जाता है, डायरेक्ट अर्थ नहीं निकाला जाता है। अब बहुत निकट आना का तो डायरेक्ट भी मतलब होता है पास आना, तो वो वाला नहीं लेंगे ना हम यहाँ पे अर्थ, समझ गए? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फिर हमारा? सर पर आना हो जाएगा। बहुत निकट आना, सर पर आना। जैसे परीक्षा बहुत निकट आ गई है तो हम कहते हैं ना कि परीक्षा सर पे आ गई है, तो वो वाला बात होगी। आगे देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस पंक्ति में परस्पर समानार्थी शब्द हैं? खेत और खलिहान, हंसी ठहाके, आस और विश्वास, हरे भरे विस्तार। तो बताइए 9 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? किस पंक्ति में परस्पर समानार्थी शब्द हैं? देखिए दोस्तों, आस पास आपको समानार्थी लग रहे हैं ना, बट यहाँ पे विश्वास है, तो आस रखो विश्वास रखो, है ना। आस रखोगे विश्वास रखोगे, एक ही मतलब निकलता है ना। अब हरे भरे एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, इन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। हरा कलर हो सकता है, भरा हुआ कोई कमरा भी हो सकता है। सॉरी, तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। यहाँ पे हंसी ठहाके। तो देखो, हंसी ठहाके इसका मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। दोनों का मतलब ही प्रसन्न होना, खुश होना, एक ही बात है। खेत खलिहान, आस विश्वास, ये हो गया। यहाँ पर है ना बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सींग शब्द का तत्सम रूप बता दो बाप मेरे को। सींग शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। तो दोस्तों, सींग शब्द का तत्सम होता है श्रृंग। बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, श्रेय आ जाए, ज्ञ आ जाए, क्षय आ जाए, त्रय आ जाए, वो ज़्यादातर आपके तत्सम शब्दों में ही आते हैं। ठीक है ना, तत् प्लस सम, ये बनता है तत्सम। तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? श्रृंग बनेगा। श्रृंग एक तत्सम है और सींग एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, धुंधला जो शब्द है ना, धुंधला शब्द, इसमें निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। धुंधला शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है आपसे, तो जल्दी से बता दीजिए धुंधला में प्रत्यय कौन सा है। बहुत बढ़िया। तो डियर फ्रेंड्स, धुंधला शब्द में जो प्रत्यय है ना, वो है ला प्रत्यय। क्या बनता है? धुंध प्लस ला बनेगा, धुंधला। ठीक है ना, धुंधला शब्द में ला प्रत्यय लग गया है तो धुंधला बन गया। प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद में लग करके एक नया शब्द बना देते हैं, नया अर्थ प्रकट कर देते हैं। अगला देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। प्रत्यक्ष जो शब्द है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्र, पर, प्रति और प्रत। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा प्रति। ठीक है ना भाई, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा हम एक सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, उपसर्ग प्लस अन्य अन्य शब्द बराबर में क्या करेंगे? नया शब्द, यही तो बन जाएगी ना। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रति प्लस अक्ष होगा, यण कार्य कर सकते हो आप यहाँ पे, इसमें है ना तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलो 13 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, अत्यल्प शब्द में उपसर्ग बता दीजिए। अत्यल्प शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, अति, अत, अत्य और ए। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा अति, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें।
ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अत्यल्प के अंदर भी अति ही है, अति प्लस अल्प हो जाएगा इसके अंदर, अति प्लस अल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 14 नंबर का। उपयोगिता में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है बताओ। उपयोगिता, इसमें ना प्रत्यय पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर है ना उपयोग प्लस इता लगेगा, इता प्रत्यय लगेगा इसके अंदर, उपयोगिता बनता है। तो गाइज यहाँ पर है ना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। राम ने श्याम से कहा कि तुम बैल हो। तो वाक्य में बैल जो शब्द है ना, कौन सी शब्द शक्ति है बैल शब्द के अंदर, बता दीजिए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर है लक्षणा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। लक्षणा शब्द शक्ति, यहाँ पर वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ अलग अलग है ना, तो जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे और नहीं रखे, लेकिन वो वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ हो, तो उस कंडीशन में होता है लक्षणा। अगला देखिए, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताइए, 16 नंबर के प्रश्न में। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, उस अबोध को मत मारो। राम ने कहा मालिक घर पर नहीं है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, राइट। हाँ, जैसे रोटी पेट भरती है तो इसका भावार्थ निकाल सकते हो, रोटी से पेट भरता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, इनको आपको मिलाना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लाघव, पहाड़, रक्षाबंधन, मंडल, संज्ञाएं पूछ रहा है इधर आपसे। तो बता दीजिए कौन कौन सी संज्ञा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आगे इसको और आपके लिए बेहतर बना देता हूँ। अब बता दीजिए, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा बताओ मुझे आप। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो लाघव जो है ना, इसमें है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है भाववाचक संज्ञा है इसमें लाघव के अंदर, भाववाचक संज्ञा। और अगर हम देखें पहाड़, पहाड़ के अंदर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। रक्षाबंधन के अंदर है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मंडल के अंदर समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, बी, डी, इसके बाद में ए और सी। देखिए बी तो पहले इसी में आ रहा है केवल, तो यही कर देंगे, और तो कुछ अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे हमारा हो गया है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सरल वाक्य बता दीजिए। उसने कहा कि अब हम नहीं आएंगे। राम घर पर आया, राम घर आया, राम और मोहन आए। पिताजी को आज आना था किंतु नहीं आ पाए। यहाँ पे सरल वाक्य पूछ रहा है ये। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही इसका आंसर है, राम घर आया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राम घर आया है। वाक्य सरल है, जिसमें एक उद्देश्य राम है, कर्ता मतलब उद्देश्य कह सकते हो आप इसको, और क्रिया आना एक क्रिया हो गई। तो आया क्या है, क्रिया है। तो एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है ना, वहां पे सरल वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कारक के कितने भेद हैं बता दीजिए। 19 नंबर के प्रश्न में 4 ऑप्शंस हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 2, 6, 4 और 8। तो आप सभी शायद आंसर कर पा रहे होंगे। 8 भेद होते हैं, है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक है ना भैया, याद रखेगा इसको। 9 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके 19 नंबर में हो गया। 20 नंबर देखिए, बै वर्ण किस वर्ग में आता है बता दीजिए। कै वर्ग में, कै वर्ग में, टै वर्ग में और पै वर्ग में। देखो कितना आसान सवाल भी आपसे पूछा गया है, क्या आप ये भी गलत करोगे। तो देखो यहाँ पर तो आंसर क्या होगा, ये तो कै वर्ग का है, ये तै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। कै खे गे गे ने, कै थे दे देने, टे 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 ने और पै फे बे बे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर उत्तर होगा हमारा पै वर्ग। पै वर्ग हो जाएगा पै, फै, बै, भै और मैं। तो बै पूछ रहा है ना, तीसरे पर है, पै वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है।
तो फ्रेंड्स भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वो वर्ण को माना जाता है, इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे ए, आ, ई, है ना, उ, ये सब छोटी इकाइयां हैं। कै, खे, ये सब तो वर्ण कहलाती हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है, बताइए। 22 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है दंत्य वर्ण कौन सा है। टे, चे, ते, उ। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, इसका मूर्धा होता है। ठीक है, इचु यशानाम तालु होता है। और अगर हम बात करें तैवर की तो ऋतु लशानाम दंत्य होता है। तैवर्ग जो होता है ना उसका उच्चारण स्थान दंत्य ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे उपपद मान्या नाम ओष्ठव, इसका ओष्ठ होता है। क्लियर है सभी के? आगे चलते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमारे कारखाने में 300 मजदूर काम करते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। कौन सा विशेषण है, जल्दी बता दो भाई। 23 नंबर के प्रश्न में आंसर संख्यावाची, परिमाणवाचक, तुलना बोधक या गुणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे कारखाने में 300 मजदूर, संख्यावाचक हो गया ना, फिक्स हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे विशेषण कहलाएंगे। जैसे बड़ा, काला, लंबा, जैसे लंबा आदमी, बड़ा आदमी, काला आदमी, काली औरत, काला कुत्ता, काला हाथी, काला घोड़ा, है ना, दयालु इंसान, तो इंसान का विशेषण दयालु हो गया। ऐसे करके ये सब। अब संख्यावाची किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हो वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। अब हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं या 300 मजदूर हमारे कारखाने में काम करते हैं, तो यहाँ पे 300 शब्द संख्या बता रहा है जो वाक्य में संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न में से सुंदर शब्द की उत्तर अवस्था बता दीजिए। सुंदर शब्द की उत्तर अवस्था कौन सी है? बढ़िया है। तो देखिए अवस्थाओं की बात करें तो एक तो होती है मूलावस्था, ठीक है, एक अवस्था होती है दोस्तों उत्तरावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए अब मूल अवस्था की बात करें, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम एक वीर बालक है, ऐसे, तो उसमें मूल अवस्था आ जाती है। उत्तरावस्था की हम बात करें तो इसमें दो वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता और अधिकता बताई जाती है। ठीक है, जैसे राम श्याम से अधिक वीर है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें 3 नंबर पे उत्तम अवस्था की, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। अब मैं यहाँ पे तीनों के बारे में बताऊं तो मूल अवस्था में बनेगा सुंदर, ठीक है, उत्तरावस्था के अंदर बनेगा सुंदरतर, है ना, और उत्तम अवस्था के अंदर बनेगा सुंदरतम। मैं आ रहा है ना, यहाँ मैं लगा दो, रे आ रहा है ना, यहाँ रे लगा दो, और बाकी मूल अवस्था सुंदर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कृतज्ञ या कृतज्ञ शब्दों के लिए कौन सा शब्द युग्म सही है, बताइए। कृतज्ञ कृतज्ञ शब्दों के लिए कौन सा शब्द युग्म सही है? तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आएगा उपकार मानने वाला, उपकार न करने वाला। ये तो युग्म सही है दोस्तों। ठीक है, देखो हिंदी के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नॉर्मली हम मानते हैं समान होता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उनको हम युग्म शब्द कहते हैं। अब जो कृतज्ञ होता है ना, कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का होता है उपकार मानने वाला, और एक शब्द आया है कृतज्ञ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है उपकार न करने वाला, तो ये बिल्कुल सही है शब्द युग्म में। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित हो रही हैं? देखो शब्द क्या है,
मनुष्य, चाहना, मुझको और पूर्ण। मनुष्य क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, जो भी आप देखिए। चाहना क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, देख लीजिए। मुझको क्या है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। पूर्ण क्या है? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा। जो भी है आप आंसर करो। प्रश्न बहुत ही शानदार है बट अच्छा देखो, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ना, मनुष्य शब्द क्या है आप जान गए होंगे, संज्ञा शब्द है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन से पूरा प्रश्न सही हो जाएगा, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको मनुष्य का पता है ना कंफर्म कि मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, तो दोस्तों संज्ञा तो देखिए एक में ही आ रहा है, तीसरे में ही, बाकी तो किसी में संज्ञा आ ही नहीं रहा है। तो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो। तो बाकी चाहना क्या है? क्रिया है, मुझको क्या है? सर्वनाम है, और पूर्ण क्या है? विशेषण हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। जठराग्नि शब्द का अर्थ बता दीजिए। जठराग्नि शब्द का अर्थ क्या होगा? बढ़िया। तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा पेट की आग। पेट में जो आग जलती है ना खाने को पचाने के लिए, वो जठराग्नि कहलाती है। एक आप कहेंगे सर जल की जो आग होती है ना वो क्या कहलाती है? बड़वाग्नि। ठीक है, वन की आग, ये समुद्र की आग भी कह सकते हो आप इसको, दावानल। वन की आग दावानल कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए 28। कर्ण तत्पुरुष समास किसमें है? गुणयुक्त, स्वर्गगत, ग्राम आगत, ग्रामागत या पाठशाला। तो बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर, राइट। तो कर्ण तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो गुणयुक्त हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, समास से मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए एक से नवीन शब्द जो होते हैं, सार्थक शब्द, वो समास कहलाते हैं। क्या बनेगा इसका विग्रह? इसका विग्रह बनेगा गुण से युक्त। गुण से युक्त। आप कहेंगे सर स्वर्गगत का क्या बनेगा फिर? गाइज ये बनेगा स्वर्ग को गत। देखो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप समास में, गलत हो जाता है। जैसे आप कहीं कर दो स्वर्ग को गया हुआ, नहीं, स्वर्ग को गति आएगा। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ग्राम गत, इसका क्या होगा? ग्राम को गत, इसमें क्या आएगा? इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला या कमरा कह सकते हो, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरह से इन चारों का आपको पता लग गया है, चारों में ही तत्पुरुष है बट वो अलग अलग है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। याव जीवन शब्द का समास विग्रह क्या है बताइए? याव जीवन, जीवन है जो पर्यंतों से गिरा हुआ, जीवन और पर्यंत, जीवन पर्यंत, पर्यंत से गिरा जीवन। काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है ना आपको? हाँ भाई, देखो हर टॉपिक से 5 प्रश्न है यहाँ पे, अभी ये जो सीरीज चल रही है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा भाई? जीवन पर्यंत हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द या फिर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, तो एक नया शब्द जो बनता है ना वो समास कहलाता है। अब आप कहेंगे सर जीवन पर्यंत में समास कौन सा है? तो इसके अंदर समास होता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। याव जीवन, जीवन पर्यंत, है ना। चलिए, अव्ययी भाव समास का पहला पद जो पूर्व पद होता है ना प्रधान होता है और वो अव्यय भी होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मंत्री परिषद शब्द का समास विग्रह कर दीजिए आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मंत्रियों की परिषद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। घृताग्नि शब्द में कौन सा समास है बताओ? 31 में आपको बताना है घृताग्नि शब्द में समास, अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, यस, घृताग्नि में डी ऑप्शन हो जाएगा समास विग्रह। मतलब इसका समास विग्रह करें तो घी में पका अन्न, घी में पका अन्न। ठीक है, ये हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें,
अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है ये, ठीक है भाई। चलो, अधिकरण तत्पुरुष में में पर का लोप हो जाता है, जो व्यक्ति चिन्ह होते हैं उनका। जलवायु शब्द है ना, इसमें समास बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है हमें जलवायु, समास बताना है आपको। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और द्विगु समास। तो बताइए कौन सा समास है जलवायु शब्द में। गाइज इसके अंदर है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन होगा इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है। जलवायु शब्द का समास विग्रह क्या होगा, जल और वायु। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जलवायु और या एवं ये सब लग जाते हैं द्वंद्व समास में। भव सागर शब्द का समास विग्रह बताइए अब आप। भव सागर, भव और सागर, भाव रूपी सागर, भाव के लिए सागर, भव सागरों का समाहार। तो दोस्तों भव सागर शब्द का समास विग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना भाव रूपी सागर। भाव रूपी सागर हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। चलिए, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द का सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो वहां पे नया शब्द ही समास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, 34 नंबर का है। लाल मिर्च शब्द में कौन सा समास है बता दीजिए। लाल मिर्च, अच्छा भव सागर के अंदर और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, समास विग्रह तो हो गया भाव रूपी सागर, ठीक है। और समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। इसको ऊपर ही कर लीजिए, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा, सॉरी नीचे ही आएगा कर्मधारय समास। कई बार कुछ चीज़ें काफ़ी आंखें धोखा दे देती हैं हमारी। कर्मधारय समास, ठीक है। चलो, कर्मधारय समास मतलब जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लाल मिर्च शब्द में कौन सा समास है बताओ। लाल मिर्च, आप शायद कर रहे होंगे, योजक चिन्ह लग रहा है, द्वंद्व समास कर देते हैं सर, क्या दिक्कत है। नहीं दोस्तों, डी नहीं होगा, कर्मधारय समास ही होगा इसमें। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका विग्रह ऐसा होता है, लाल है जो मिर्च, इसलिए हम द्वंद्व नहीं कर सकते हैं। लाल और मिर्च थोड़ी करेंगे, हैं। लाल और हरा कर सकते हैं, लाल और पीला कर सकते हैं, लाल और मिर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाल है जो मिर्च, तो कर्मधारय समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अंतोत गत्वा शब्द में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है, अंतोत गत्वा शब्द में समास बता दीजिए। बहुब्री, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो गाइस यहाँ पे तत्पुरुष समास है इसमें, अंतोत गत्वा शब्द के अंदर। अंत को गया हुआ, अंत को गया हुआ, ये होता है इसका विग्रह, ठीक है। चलिए 36 देखिए अब आप, स्वर्ण घट शब्द में समास बता दीजिए। स्वर्ण घट के अंदर आपको समास पूछ रहा है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। स्वर्ण का घट, घट यानी गड़ा, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। यानी कि स्वर्ण का घट संबंध तत्पुरुष समास है दोस्तों। इसमें कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास है इसके अंदर, क्लियर है। चलिए आगे हम चलते हैं 37 नंबर के प्रश्न की ओर। तो मुझे बताइए गौशाला में कौन सा समास है, बहुब्री है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु समास है, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। गौशाला, देखो गौ के लिए साला आएगा इसमें, गौ के लिए साला, ठीक है। गौ के लिए साला हो जाएगा, राइट। वो समास है जिसमें बाद का अथवा उत्तरपद प्रदान हो जाता है ना, वो समास काम में आएगा। मतलब कौन सा है वो, तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन। गौशाला के अंदर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ज्ञात कीजिए। अच्छा ये लो, रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो बता दीजिए इसमें कौन सा वाक्य होगा। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। तो गाइज देखो यहाँ पे हमारा आंसर होगा संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो प्यारे दोस्तों, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हुए होते हैं ना, उपवाक्य, और सभी वाक्य प्रधान भी होते हैं, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंदर
और, एवं, तथा, या, अथवा, है ना, ये इसलिए, फिर, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब योजक शब्द जो होते हैं ना, इनके माध्यम से दो वाक्य आपस में जुड़ने लगते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो चलते हैं आगे, संयुक्त हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, इसमें कौन सा वाक्य है बताओ। संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, सरल है, साधारण है, कौन सा है? माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा पहला ऑप्शन, संयुक्त वाक्य है इसमें। वो हमने देख लिया है इसके बारे में। तो इसमें और ये जैसे शब्द मिले होते हैं ना, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, उसे भारी प्यास लगी है, या वे सब भले लोग हैं। देखो अब यहाँ पे हम बात करें, उसे भारी प्यास लगी है ना, इसको अगर हम देखते हैं ना तो उसे बहुत प्यास लगी है, ये ऐसे होगा, भारी नहीं बहुत आएगा इसमें, तबे सही होता है, इसका मतलब एक गलत है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, देखो जीवन और साहित्य का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, तब ये सही था, लेकिन अब गलत है। विशेषण संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, और यहाँ पर भी विशेषण संबंधी अशुद्धि ही है, दोनों में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। बाकी परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, दोस्तों परीक्षा की प्रणाली को बदलना नहीं बदलनी चाहिए, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। वे सब भले लोग हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 देखिए अब आप, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ। एक फूलों की माला ले आइए, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, यद्यपि वह बीमार है तथापि काम पर जाता है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो बताओ शुद्ध वाक्य यहाँ पे, एक तो अभी आ ही गया पहले वाला आपका। देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की एक माला ले आइए होगा इसमें, एक पहले नहीं आएगा, फूलों की एक माला ले आइए, ये तब सही हो जाता, ठीक है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, देखो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये होना चाहिए था इसमें, अभ्यास होना चाहिए था, कसरत तो जिम में हम थोड़े ना जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तीसरा ऑप्शन, यद्यपि वह बीमार है तथापि काम पर जाता है, तो यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध है। फिर देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध आएगा इसमें, घोर नहीं आएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप, यदि आप आते तो वह साथ चलते, किस प्रकार का वाक्य है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था तुम्हें पिछली क्लास के अंदर। तो क्या आंसर होगा इसमें 42 में, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक या संदेहवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा संकेतवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो जाता है ना, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यदि आप आते तो हम साथ चलते, इस वाक्य में यहाँ एक क्रिया को दूसरी क्रिया पर निर्भर दिखाया जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, सिंपल। अगला देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य बता दीजिए, क्या आंसर होगा इसमें शुद्ध वाक्य। मेरे पर कृपा करो, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, सीता का चरित्र अच्छी है, वह दंड पाने योग्य है। शुद्ध बताना है आपको यहाँ पे। देखो मेरे पर कृपा करो, मेरे पर नहीं आएगा दोस्तों, मुझ पर कृपा करो आना चाहिए था, फिर सही होता, ये गलत है। मुझे इतनी देरी क्यों हुई, देखो मुझे नहीं, तुम्हें है यहाँ पे, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, देरी नहीं है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये होना चाहिए था, ये भी गलत है। फिर हम तीसरा देखें, सीता का चरित्र अच्छी है, देखो सीता का चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए था इसमें। बाकी वह दंड पाने योग्य है, ये तो सही है, चौथा ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। धर्म ईश्वर ही है, पाठ पढ़कर कल आइए, मेरा नाम मोहन है, मुझे कृपा करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो धर्म ईश्वर ही है, धर्म ही ईश्वर है, ऐसा होना चाहिए था, ये ही यहाँ पर होता तो सही होता, ये गलत है। पाठ पढ़कर कल आइए, देखो पाठ पढ़कर कल आइए गलत है,
कल पाठ पढ़कर आइए ऐसा होना चाहिए था, कल सबसे पहले होना चाहिए था, कल पाठ पढ़कर आइए, ये फिर ये गलत है। मेरा नाम मोहन है ना, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कृपा करो, मुझे नहीं दोस्तों, मुझ पर कृपा करो, ये होना चाहिए था। ठीक, आगे चलते हैं। 45 देखिए अब आप शुद्ध वाक्य बता दीजिए, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, जरा करो आंसर। तो देखो, मुझे यह काम करना है, ओके, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, तो मुझे यह काम करना है। ठीक है, आगे हम चलें। मेरे को सुबह उठना अच्छा लगता है, मेरे को सुबह उठना अच्छा लगता है, मेरे को नहीं आना चाहिए था, मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, ये होना चाहिए था, मेरे को की जगह मुझे आना चाहिए था। ठीक है, राम ने 2 पुस्तक खरीदी, राम ने 2 पुस्तक खरीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राम ने पुस्तकें खरीदी होना चाहिए था, राम ने पुस्तकें खरीदी होना चाहिए था, फिर सही हो जाता है ये। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मुझे तेरे से पैसे लेने हैं, ना भाई पीसा की बात मत करे, देख दिमाग खराब हो जाएगा मारो, पीसा गुंदिया चाहे कतराई उधारा लियोड़ा में, हाँ यही चल रहा है ना, पैसे दे देते हैं किसी को उधार है, कोई देते नहीं है वापस, चाहे फिर जो हो जाए, नहीं देते नकटे हो जाते हैं लोग बाग, कहीं है वो जमाना। अरे ले ली जो दे दी तो उल्टा भी मिली ना बन, राजी राजी प्यार प्रेम से, पर कहीं वह, चलो कोई नहीं, खैर छोड़िए जोक से पाठ। मुझे तेरे से पैसे लेने हैं, तो मुझे तुमसे पैसे लेने होना चाहिए था ना, तुमसे पैसे लेने हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें है ना सिंपल सा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया, आया ना मज़ा, बेहतरीन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएगा, सरकारी नौकरी का आपका ख्वाब जरूर पूरा करेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लिंक दिए जाते हैं। शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम बचा हुआ ही नहीं है, तो जो भी आपकी पॉसिबल हो पाता है, जितना आप कम समय में पढ़ सकते हो ना, उतना ज़्यादा पढ़ो।